Everyone. Today we'll discuss the solutions of June 2022 paper of BBCCT 113, that is Metabolism of Amino Acids and Nucleotides. Before beginning, मैंने जून 2023 का जो पेपर है मेरा वो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो ये जो वीडियो है वो उसके बाद आ रही है. तो there are some questions in this which are repeated, so I will put the link in the description where those questions are covered in June 2023 paper. The first question, explain protein energy malnutrition. तो बेसिकली प्रोटीन एनर्जी malnutrition क्या है? malnutrition का मतलब है कि पुअर न्यूट्रिशन, दैट मीन्स न्यूट्रिशन में इम्बैलेंस. और यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे हैं? प्रोटीन और एनर्जी, दैट मीन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के इम्बैलेंस की. इनअप्रोप्रिएट या इनएडिक्वेट या लेसर अमाउंट में अगर कंज्यूम करें तो उससे क्या इफेक्ट्स होते हैं? सो अकॉर्डिंग टू WHO, malnutrition is defined as the cellular imbalance between the supply of nutrients and energy and the body demand for them to ensure growth. तो जो हमारे सेल के अंदर इम्बैलेंस है, मतलब कि जितना हम न्यूट्रिएंट और एनर्जी ले रहे हैं, क्या हमारी बॉडी को उतनी डिमांड है, या फिर हमारी बॉडी को जितनी डिमांड है क्या हम उतने अमाउंट में न्यूट्रिएंट और एनर्जी मेंटेन कर रहे हैं? अगर इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं होता तो दैट लीड्स टू malnutrition. The term PEM, that is protein energy malnutrition or protein calorie malnutrition, includes basically main two इससे conditions होती हैं marasmus and Kwashiorkor and their intermediate stages. PEM can be classified as normal, mild, moderate and severe. Clinical representation varies with its degree and duration. कि देखो पर्सन टू पर्सन, अगर जनरली जो प्रोटीन एनर्जी malnutrition है ना, इट इज़ मेनली सीन इन चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन या जो टॉडलर्स इन्फेंट्स और मिडिल एज जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी 5 to 10 ईयर्स की एज में होंगे या अंडर 5 ईयर्स की एज में होंगे, उसमें ये चीज़ हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी. अब यहाँ पे भी पर्सन टू पर्सन फैमिली कंडीशन के हिसाब से वेरी करता है, कितने टाइम से वो बच्चे को इनएडिक्वेट या इम्प्रॉपर या लेस न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से उसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है. सो दैट डिपेंड्स ऑन द time and degree and duration. Protein energy malnutrition affect usually every organ system. It depends upon the age of the child and associated vitamin, essential fatty acid and mineral deficiencies. Failure to thrive with retarded physical growth and development is the main clinical presentation of mild PEM. कि वो बच्चा जो है वो उतना एक्टिव नहीं रहता, वो थोड़ा सा लतार्जी, फटीगनेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि डेवलपमेंट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल ग्रोथ, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि दैट चाइल्ड इज़ फीलिंग वीक, he or she is feeling tired, he or she is incapable of doing physical exercises or sports. No, it is not that much mild. It is a bit severe कि उससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाती है. एंड इन सीवियर केसेस इट ऑल्सो इफेक्ट्स द मेंटल डेवलपमेंट, इट ऑल्सो इफेक्ट्स द ब्रेन. सो प्रेजेंट ट्रीटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases, दैट इज रिसस्टिकेशन, स्टेबलाइजेशन एंड देन रिहैबिलिटेशन. द इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ इन सीवियर PEM आर डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इन्फेक्शन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया. हाइपोग्लाइसीमिया मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो रहा है, हाइपोथर्मिया बॉडी टेम्परेचर फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है. क्योंकि जब प्रॉपर मील नहीं मिल रही, एक बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, तो उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन और कैलोरी, सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कम नहीं है, फिर ओवरऑल बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी हो रही है, प्रॉपर सॉल्ट्स और आयंस की भी डेफिशिएंसी हो रही है. तो इसकी वजह से एक ओवरऑल बल्क इंपैक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर. These pathophysiological conditions should be rescued immediately. Stabilization phase is the initiation of recovery and its maintenance. For this, energy and protein are gradually introduced at a steady state. Now, one more thing. अगर कोई भी ऐसे बच्चे होते हैं, उनको अगर बहुत टाइम से प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रही, तो उनको जो कम डाइट मिल रही है, जो उनको कम न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, उनकी बॉडी सिर्फ उसी को डाइजेस्ट करने के लिए अडेप्ट हो चुकी है. तो अगर आउट ऑफ अ सडन हम सोचें कि ओके नाउ फ्रॉम नाउ ऑन वील गिव हिम और हर द कंप्लीट बैलेंस मील, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. इट विल लीड टू डायरिया, इट विल लीड टू वॉमिटिंग, इट विल लीड टू एनी अदर प्रॉब्लम्स. तो इसीलिए धीरे धीरे करके उनकी डाइट में कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, ऐड ऑन करे जाते हैं, ताकि बॉडी उसको डाइजेस्ट करना सीखे और सिस्टम के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ओवरलोड ना हो. So they are introduced gradually at a steady state, that is 0.6 gram of protein and 95 calories per kg per day, in order to avoid liver failure, coma and cardiac failure. After stabilization, adequate amount of energy, protein, vitamins, minerals are given for normal repair and growth. तो स्टेबलाइजेशन से धीरे धीरे करके डाइट बढ़ाएंगे. वंस वो नॉर्मल डाइट पे आ जाएगा, जितनी डाइट एडिक्वेट है उसको मिलनी शुरू हो जाएगी. अब रिहैबिलिटेशन मतलब अब उसी प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है फॉर लॉन्ग रन. तो यहाँ पे 2 मेन कंडीशन है प्रोटीन एनर्जी malnutrition की, मरास्मस एंड Kwashiorkor. टॉकिंग अबाउट मरास्मस इज ड्यू टू प्रोलॉन्ग रिस्ट्रिक्शन नॉट ओनली ऑफ प्रोटीन बट ऑल काइंड्स ऑफ फूड. तो यहाँ पे याद रखना कि ये प्रोलॉन्ग रिस्ट्रिक्शन है, इंक्लूडिंग विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें डाइट में कम है. द चाइल्ड लुक डिहाइड्रेटेड एंड द स्किन इजीली रिंकल्स लाइक ऑफ एन ओल्ड मैन ड्यू टू लॉस ऑफ सबक्यूटेनस फैट. जो स्किन के नीचे जो फैट की लेयर होती है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए स्किन बहुत रिंकलिश है. ग्रोथ रिटार्डेशन इज सीवियर. इट यूजुअली अकर्स फ्रॉम 6 to 18 months ऑफ एज. जनरली देयर एपेटाइट इज गुड, दैट मीन्स दे आर, उनको भूख लग रही है, वो अच्छे से खाना खा रहे हैं, लेकिन हम उनको प्रॉपर मील दे नहीं रहे. दीज चिल्ड्रन नीड टू बी रैप्ड अप टू कीप देम वार्म एज देयर इज लिटिल फैट अंडर द स्किन टू इंसुलेट अंडर द अगेंस्ट द कोल्ड. तो इनको ठंड बहुत जल्दी लग जाएगी, तो इसलिए इनको कवर करने की जरूरत है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर मसल वेस्टिंग, एब्सेंस ऑफ फैटी लिवर नहीं है, मसल वेस्टिंग, मसल्स नहीं बन रही, बहुत पतली
लीन सी बॉडी है. लो कैलोरी इनटेक लीड्स टू लो इंसुलिन एंड हाई कॉर्टिसोल लेवल विच फेवर्स कैटाबॉलिज्म ऑफ मसल. तो मसल वेस्टिंग इस वजह से भी हो रही है क्योंकि कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मसल्स कैटाबोलाइज हो रही है. द चाइल्ड हैज रिड्यूस एबिलिटी टू डाइजेस्ट एंड एसिमुलेट द लिमिटेड फूड अवेलेबल एज द सप्लाई ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज लेस. क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिएंट कम मिलते रहे हैं तो जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ओवरऑल कम अमाउंट में हो रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. जीआई ट्रैक्ट लाइनिंग डिट्रॉइड्स. डायरिया इज ऑफन वेरी कॉमन. अगर हम ज़्यादा देंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, डायरिया होगा. हेयर टेक्सचर मॉडिफाइड होता है, इट कैन बी थिन, ड्राई और इजीली पुल्ड आउट. इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन इन अर्ली लाइफ लीव्स अ परमानेंट इफेक्ट ऑन brain size and cell number. This impairs brain development and learning abilities. The suffering children engage in minimal activity, usually a quiet child, not even crying for food. Children with PEM have poor immune defense because obviously body के अंदर energy नहीं है, food नहीं है, तो immune system भी अच्छे से काम नहीं करेगा because there are many nutritional deficiencies. Next one is Kwashiorkor. The older children is weaned from breast milk onto a starchy diet low in protein. तो जो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें breast milk से divert करते हैं starchy diet, जैसे चावल का पानी, सेरेलैक, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं. In this case the child has sufficient calorie intake but insufficient amount or quality of protein. यहाँ पे कैलोरी मिल रही है लेकिन कमी किस चीज़ की है? मेन प्रोटीन की. द हॉलमार्क्स ऑफ वॉशियोरकर आर हाइपो एल्बुमिनीमिया, मतलब कि ब्लड के अंदर जो एल्बुमिन का जो प्रोटीन का लेवल है वो कम है. जनरलाइज एडेमा एंड फैटी लिवर. एडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग, ठीक है. तो इनकी जो बॉडी होगी वो थोड़ी फूली फूली होगी. हम कई छोटे बच्चों को देखते हैं सोचते हैं तो बहुत हेल्दी है, खुशी खुशी सी बॉडी है. स्पेशली इफ दे बिलोंग टू सम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो हम सोचते हैं कि ये भी इतना हेल्दी है. तो वो एट टाइम्स वो हेल्दी है, खुशी खुशी बॉडी जो होती है जिसको हम बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी स्पॉन्जी बोलते हैं, तो वो एक्चुअली दैट इज एडेमा एंड दैट इज वॉशियोरकर. फैटी लिवर की वजह से उनका जो बेली पार्ट होता है, जो स्टमक होता है, वो भी बल्ज्ड आउट होता है. The intake of high carbohydrate and low protein stimulate the release of insulin and the level of epinephrine and cortisol are low. अब यहाँ पे insulin proper है, epinephrine और cortisol जो है वो low है. This will result in relatively less muscle wasting and fat mobilization than marasmus. An inadequate supply of amino acid derived from protein result in decreased synthesis of plasma protein. अब क्योंकि यहाँ पे मेन प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब प्रोटीन कम मिल रहा है, अमीनो एसिड्स बॉडी के अंदर कम जा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो भी कम हो रहा है. एल्बुमिन कम हो रहा है, ट्रांसफेरिन कम प्रोड्यूस हो रहा है. एल्बुमिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखना, हमारे सेल्स के अंदर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर को होल्ड करके रखना. अगर हमारे सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एल्बुमिन जो है वो कम हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से क्या होगा? जो वाटर है, जो फ्लूइड है, दैट विल मूव इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसेस, और अगर वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में आ रहा है तो दैट विल लीड टू एडेमा, स्वेलिंग, जिसको हम बोलते हैं. So basically albumin accounts for 80% of osmotic pressure due to plasma proteins, which is the main force that drives the interstitial fluid into the capillaries. तो जो interstitial fluid को, जो cells के बीच का जो fluid है, उसे कहाँ लेके जा रहा है? कैपिलरीज के अंदर लेके जा रहा है. कौन लेके जा रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? एल्बुमिन रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन अगर ये एल्बुमिन की वैल्यू कम है तो यहाँ से जो प्रोटीन है, जो भी वाटर है, जो फ्लूइड है, वो नहीं जाएगा कैपिलरीज के अंदर. तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है, उसका बिल्डअप बढ़ता रहेगा, विच विल लीड टू एडिमा. So the export of triglycerides, cholesterol and other lipid from the liver is also impaired, resulting in fatty liver. क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, they are not water soluble, they are either fat soluble, protein soluble, तो उनके साथ बाउंड होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं. अब क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफर नहीं हो रही, लिवर फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, which leads to fatty liver and which gives a appearance of distended abdomen. The abdomen get distended with enlarged liver. The children are susceptible to infection and frequent diarrhea. Their T cell function is particularly impaired. The incidence of dental caries is also high and they are anemic. Generally these children are restless, irritable, they have loss of appetite, भूख नहीं लग रही, फीवर हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्किन में भी हाइपरपिगमेंटेड और अल्सरेटेड, हेयर गेट्स ड्राई, ब्रिटल, रेडिश ब्राउन कलर ड्यू टू इनसफिशिएंट टायरोसिन नीडेड फॉर मेलानिन सिंथेसिस. Kwashiorkor is preventable if children are fed balanced diet containing adequate amount and quality of proteins. तो इन वन वे वी कैन ऑल्सो से कि हाँ Kwashiorkor जो है वो एक प्राइमरी कंडीशन है, एंड अगर ये वर्सन अप हो गई कि प्रोटीन के साथ एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, बाकी विटामिन मिनरल्स भी प्रॉपर नहीं मिल रहे, दैन इट विल लीड टू मरासमस, इट विल प्रोग्रेस टू फॉर्म मरासमस. Next, distinguish between phenylketonuria and homocystinuria. So phenylketonuria is one of the most prevalent inborn error of amino acid metabolism. अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन का ये एक बहुत जो कॉमन है, बहुत मेन एक इनबॉर्न एरर है. इट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, दैट इज द मेन एंजाइम, और म्यूटेशन इन जीन्स विच आर कोडिंग फॉर दिस एंजाइम. तो अगर हम बात करें फिनाइल एलानिन जब कैटाबोलाइज होता है, हमने जून 2023 के पेपर में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे हमने कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन जो है वो पढ़ा है. लेट मी जस्ट शो यू. यस, तो यहाँ पे हमने कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि फिनाइल एलानिन जो है वो कन्वर्ट होता है
एक सेकेंड, हाँ, फिनाइल एलानिन जो है वो पहले कन्वर्ट होता है टायरोसाइन में, और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए को फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन। ठीक है, ये जो टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कन्वर्जन के लिए, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। द रिएक्शन रिक्वायर्स को फैक्टर टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन एंड ऑक्सीजन। इन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन द को फैक्टर इज ऑक्सीडाइज्ड टू डाइहाइड्रोबाइप्टेरिन। ये जो टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइहाइड्रोबाइप्टेरिन में, which reduces the second atom of oxygen to water. The cofactor is reduced back to tetrahydrobiopterin by dihydrobiopterin reductase. तो बेसिकली ना इसके साथ ये एक तो ये वाला एंजाइम इन्वॉल्व हो गया PAH, दैट इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। दूसरी चीज जो एसेंशियल है वो है ट्राईहाइड्रोबाइप्टेरिन, दैट मीन्स आप बायोप्टेरिन का एक फॉर्म मान सकते हो। तो वो THB कन्वर्ट होता है DHB में, DHB वापस कन्वर्ट हो जाता है THB में, और वो कैटाबलाइजेशन होती रहती है फिनाइल एलानिन की। ठीक है, तो फिनाइल एलानिन पहले किस में चेंज हो रहा है, टायरोसिन में। ठीक है, आई थिंक देयर वाज अ पिक्चर नो। तो अगर ये जो एंजाइम है जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज कर रहा था, यहाँ पे एंजाइम था PAH, अगर ये PAH प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो इवेंचुअली इसके ऑल्टरनेट पाथवे होंगे, फिनाइल पायरुवेट बनेगा विच विल फर्दर ब्रेक डाउन इनटू फिनाइल एसीटेट एंड फिनाइल लैक्टेट। तो इसमें कीटोन बॉडीज जो है वो बननी शुरू हो जाएंगी। सो it occurs either due to the deficiency of phenylalanine hydroxylase or mutation in gene which are coding for this enzyme, या फिर ये भी हो सकता है रिडक्शन ऑफ बायोप्टेरिन नाउ जो DHB THB में चेंज होता है। ठीक है, वो अगर नहीं हो रहा तो भी ये रिएक्शन पॉज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो THB है ये इंपॉर्टेंट है, ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के साथ काम करेगा, तभी तो फिनाइल एलानिन चेंज होगा टायरोसिन में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अगर होमोसिस्टिनूरिया की। इट इज अ क्लास ऑफ डिसऑर्डर दैट लीड्स टू डिस्ट्रप्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथ्योनिन। अब अगर मिथ्योनिन का मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर आएगा तो दैट विल लीड टू होमोसिस्टिनूरिया। होमोसिस्टीन इज एन इंटरमीडिएट इन द मेटाबॉलिक पाथवे बिटवीन मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। देयर आर एटलीस्ट 4 familiar disorders that lead to homocystinuria. The most common effect is in the gene encoding cystathionine beta synthase, and this is टाइप 1। तो अगर हम बात करें मिथ्योनिन के कैटाबॉलिज्म में अगर डिस्ट्रप्शन आएगा तो दैट विल लीड टू होमोसिस्टिनूरिया। इसमें एक्चुअली होमोजेनिस्टिक एसिड जो है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। अभी एक बार इसको देखते हैं। फिनाइल कीटोनुरिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट इनबॉर्न एरर्स ऑफ अमीनो एसिड, ऑल्दो फ्रीक्वेंसीज वेरीज among ethnic groups. The most common cause of PKU is deficiency of the enzyme PAH. It is an autosomal recessive disorder. अब अगर ये autosomal recessive disorder है तो ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अगर ये homozygous कंडीशन में होगा, when both the alleles are mutated, and this is classical PKU. PAH is a mixed function oxidase that convert phenylalanine to tyrosine. अगर हम इस PAH की बात करें तो ये कर क्या रहे हैं, ये एक मिक्स फंक्शन एंजाइम है जो फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर रहा है टायरोसिन में। इसके लिए रिक्वायर होता है ट्राईहाइड्रोबाइप्टेरिन, दैट मीन्स बाइप्टेरिन के साथ 4 हाइड्रोजन, sorry, tetrahydrobiopterin. Molecular oxygen and iron. Normally 3/4 of phenylalanine is converted to tyrosine. Loss of PAH activity or cofactor leads to increased concentration of phenylalanine. अगर ये एंजाइम या ये कोफैक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो फिनाइलएलानिन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, एंड दैट विल लीड टू हाइपर फिनाइलएलानिनीमिया ब्लड के अंदर। और वो मैंने आपको बताया ऑल्टरनेटिव पाथवे से ब्रेक डाउन होगा, फिनाइल एसिटेट बनेगा विच इज अ कीटो एसिड, एक्सक्रीशन ऑफ कीटो एसिड्स इन यूरिन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट इन ब्रेन। द इनिशियल डिस्क्रिप्शन ऑफ PKU was based on the reaction of phenyl pyruvate, a ketone with ferric chloride which turns the urine green. तो बेसिकली यूरिन ऑन स्टैंडिंग becomes green in color, या अगर हम यूरिन को फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके देखें, इफ ग्रीन कलर possess that means it is phenyl ketonuria. About 1 to 2% cases of phenylketonuria are also due to mutations in the gene coding for the specific enzymes या cofactor. अब ये भी हो सकता है कि वो enzyme और cofactor इसलिए नहीं बने क्योंकि उनको कोड करने वाला जीन में कुछ प्रॉब्लम है. The deficiency of the cofactor will also affect the synthesis of biomolecules that have one or more reactions dependent on tetrahydrobiopterin. अब ये जो cofactor है tetrahydrobiopterin, ये एक से ज़्यादा रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो अगर डेफिशिएंसी इस cofactor में है तो ऑब्वियसली वो सारी साइकिल्स भी डिसरप्ट होंगी. The presentation of PKU in children is characterized by following symptoms: high urinary excretion of phenyl pyruvate and phenyl lactate that gives urine a musty odor, hypopigmentation of skin, and hair due to secondary deficiency of tyrosine which is a precursor of melanin. तो जो बॉडी के अंदर पिगमेंट है वो कम होगी, which may develop skin disorders such as eczema. Most patients show general development delay, defective neural development, behavioral abnormalities, seizure, motor dysfunction, low IQ levels or mental retardation ड्यू टू द इंक्रीज एंट्री ऑफ फिनाइलएलानिन फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द ब्रेन. क्योंकि वो ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है तो इवेंचुअली वो ब्रेन में भी जाएगा, और अगर ब्रेन में जाएगा तो ये सारे फीचर्स या इनमें से कुछ फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे. मीडिएटेड बाय लार्ज न्यूट्रल अमीनो एसिड कैरियर नेमली एल अमीनो ट्रांसपोर्टर 1 दैट इज LAT1 विच डैमेजेस नर्व सेल्स बाय अफेक्टिंग माइलिनेशन एंड न्यूरो ट्रांसमिशन. इन अनट्रीटेड PKU लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ड्रास्टिकली रिड्यूस. इंडिविजुअल विद नॉन क्लासिकल PKU additionally have a deficiency of hormones or neurotransmitters whose
synthesis is dependent on BH4. Classical PKU कब होगा? अगर phenyl alanine hydroxylase enzyme present नहीं है, enzyme activity में problem है. But अगर enzyme present है, लेकिन the problem is with the cofactor, जो हमें cofactor चाहिए tetrahydrobipyridine, if it is not present there, तो उसको हम categorize करेंगे as non-classical PKU. द बेस्ट थेरेपी ऑफ PKU इज लो प्रोटीन डाइट, क्योंकि अब फिनाइल एलानिन कैटाबोलाइज प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, तो उसका अमाउंट हमें बॉडी के अंदर कम लेना पड़ेगा. So that means restrictions on intake of phenylalanine supplemented with tyrosine. Even food sweetened with aspartate should be avoided. However, the fetal brain is developed by maternal metabolism during gestation. Early detection or prenatal neonatal screening and the implementation of dietary restriction of phenylalanine in the first 2 or 3 weeks of life in case of classical PKU results in near normal development. अगर छोटे बच्चों में जहाँ neonatal या prenatal या infants जो होते हैं उस केस में अगर डायग्नोस हो जाता है और शुरू में ही फिनाइल पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, डाइट के अंदर उसको कंज्यूम ना करा जाए, तो उसकी वजह से नॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है. अदरवाइज इट विल लीड टू मेंटल इम्बैलेंस. द एफिकेसी एंड सक्सेस ऑफ दिस डाइटरी थेरेपी डाइट इज हाउएवर डिपेंडेंट ऑन कंटिन्यूअल मॉनिटरिंग ऑफ फिनाइल एलानिन कॉन्सेंट्रेशन. तो इसके साथ साथ बार बार हमें कॉन्सेंट्रेशन को चेक करना पड़ेगा कि वो बॉडी के अंदर बढ़ तो नहीं रही. तो इसका ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है या प्रॉपर कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस हैं विच विल हेल्प टू लीड अ बेटर लाइफ. So this is the difference between classical and non-classical PKU. Next, homocystinuria. Homocystinuria is a class of disorder inherited in an autosomal recessive manner. Again, ये भी autosomal recessive disorder है. तो अगर both the genes are mutated, then only it will be seen. That lead to disruption in the metabolism of methionine, which is an essential amino acid. Affected individuals have an abnormal accumulation of homocysteine and its metabolites in blood and urine. तो इसमें क्या होगा, बॉडी के अंदर होमोसिस्टीन की या उससे रिलेटेड जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी. अब होमोसिस्टीन आया कहाँ से? होमोसिस्टीन इज एन इंटरमीडिएट इन द मेटाबॉलिक पाथवे बिटवीन मीथियोनिन एंड सिस्टीन. There are at least 4 familiar disorders that lead to homocystinuria, whereas the most common is the defect in coding for thionine beta synthase type 1. More than 150 mutations have been found in this gene that varies in the severity of the condition. The level of methionine are also higher due to increase in homocysteine to methionine remethylation, while there is decrease in cysteine level. तो अगर आप यहाँ पे देखो मिथियोनिन का जब कैटाबोलाइज होता है तो इन वन ऑफ द स्टेप होमोसिस्टीन इज फॉर्म. लेकिन अगर ये आगे होमोसिस्टीन फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा तो सिस्टीन में कन्वर्ट होना था, सिस्टीन में नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो सिस्टीन में नहीं कन्वर्ट होने से सिस्टीन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, होमोसिस्टीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है. और अगर ये होमोसिस्टीन रीमिथाइलेशन होती है इसमें, ठीक है, देन इट विल फॉर्म मिथियोनिन, तो मिथियोनिन की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है. इन रेयर केसेस म्यूटेशंस इन अदर जीन्स लाइक मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज or THF homocysteine transmethylase or intrinsic factor can lead to homocystinuria. The reductase convert 5 and 10 and methyl THF to 5 and methyl THF. तो बेसिकली अगर हमने कहा कि 4 जो कॉजेज हैं वो हमें नोन है, 4 पॉसिबिलिटीज़ नोन है, उसमें जो सबसे प्राइमरी है वो कौन से जीन के साथ प्रॉब्लम है? सिस्टेथायोनिन बीटा सिंथेज टाइप 1 के साथ, ठीक है. लेकिन इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. रिडक्टेज की डेफिशिएंसी हो सकती है विच इज टाइप 2. अगर रिडक्टेज की डेफिशिएंसी होगी तो इट विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन 5M methyl THF and methyl cobalamin. So methionine is regenerated from homocysteine by a methylcobalamin requiring transferase. Therefore these patients are either normal or low methionine levels and high homocysteine levels. तो यहाँ पे homocysteine का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, methionine का लेवल नॉर्मल भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है. तो इट डिपेंड्स कि कितना homocysteine जो है वो चेंज हो रहा है methionine में. The other 2 types are defects of vitamin B12 metabolism. इसके अलावा जो 2 defects जो है वो रिलेटेड है B12 के मेटाबॉलिज्म से. Those with a deficiency of homocysteine transmethylase उसको बोलेंगे टाइप 3, और डिफेक्टिव इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोबालामिन वो हो गया टाइप 4. तो ये भी हो सकता है कि होमोसिस्टीन ट्रांसमेथाइलेज ये वाले एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, या फिर कोबालामिन जो है वो एब्जॉर्प्शन उसकी प्रॉपर्ली नहीं हो रही. हैव लिमिटेड एबिलिटी टू सिंथेसाइज मिथाइल कोबालामिन फैक्टर. दे हैव लो प्लाज्मा लेवल्स ऑफ मिथियोनिन एंड हाई होमोसिस्टीन एंड सिस्टेथायोनिन. अब यहाँ पे मिथियोनिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया, होमोसिस्टीन बढ़ रहा है, और होमोसिस्टीन आके सिस्टेथियोनिन में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो सिस्टेथियोनिन भी बढ़ रहा है. इन एडिशन द यूरिनरी एक्सक्रीशन of methyl malonate is increased. All forms of homocystinuria, कोई भी 4 में से forms हो, cause chronic progressive disease characterized by faulty bone structure, mental retardation, eye diseases, severe thrombotic tendencies. The symptoms of homocystinuria may usually develop within the first year of life. Although some people affected may not develop clinical features until later in childhood or adulthood. Symptoms are often vague and difficult to detect. कि जितने भी इस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो है, ये प्राइमरी डिटेक्शन में नहीं आते. ये बाकी सारे फैक्टर्स को रूल आउट करने के बाद तो समटाइम्स दे आर नॉट डिटेक्टेड एज अर्ली एज वी कैन अज्यूम.
The most common form of homocystinuria is corrected by nearsightedness, that is myopia, dislocation of eyelids, increased risk of abnormal blood clotting, brittle bones है मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल skeletal abnormalities हैं like caving of chest. Some affected individuals may have delayed development and learning problem. Less common forms of homocystinuria can cause intellectual disability, failure to grow, and weight gain at the expected rate. So its treatment include combination of vitamin supplements like B6, folate and diet deficient in methionine, क्योंकि methionine के कैटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है तो methionine को डाइट में कम करेंगे, whereas अगर B6, B12, कोबालामिन इन सब के लिए प्रॉब्लम है तो इसको हम डाइट के थ्रू सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे. So the next question is describe urea cycle. We have already done it. I'll put the link in the description. The next one is discuss the catabolic pathway of threonine. So threonine is catabolized by 3 different pathways, 2 of which yield pyruvate. उसमें से 2 ऐसे पाथवे हैं जिसमें से हमें क्या मिलता है, pyruvate. One of the pathways initiated by aldol cleavage, जहाँ पे aldol cleavage हो रही है by the enzyme threonine aldolase. See अल्फा और बीटा कार्बन में क्लीवेज हो रही है by serine hydroxyl methyl transferase to acetaldehyde and glycine, और इससे हमें क्या मिल रहा है, acetaldehyde मिल रहा है और glycine मिल रहा है. ठीक है, एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, serine hydroxymethyl transferase. The former is converted into acetyl coenzyme A while the later is converted into pyruvate. तो जो एसिटाल्डिहाइड है वो पहले चेंज होगा एसिटिक एसिड में और फिर चेंज हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, वेयरएज ग्लाइसिन जो है वो सीरीन में चेंज होगा, देन पायरुवेट में चेंज हो जाएगा. द फॉर्मर इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड द लेटर टू पायरुवेट वाया द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ सीरीन. द अदर रूट, तो ये तो एक बात हो गया, द अदर रूट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ थ्रियोनिन. तो दूसरे ग्रुप में क्या हो रहा है कि जो थ्रियोनिन के ऊपर सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और क्या बन जाता है 2-amino-3-कीटोब्यूटारेट ब्यूटारेट. और एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, थ्रियोनिन डीहाइड्रोजनेज. तो आपको याद रखना है कि जो थ्रियोनिन है वो चेंज हो रहा है किस में, 2-amino-3-कीटोब्यूटारेट. ठीक है, और एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, थ्रियोनिन डीहाइड्रोजनेज. दिस इज फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन. फिर फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होती है टू प्रोड्यूस मिथाइल ग्लाइऑक्सिल विच इज कन्वर्टेड टू लैक्टेट बाय ग्लाइऑक्सिलेज. उसके बाद क्या बनेगा, मिथाइल ग्लाइऑक्सिल, और फिर बाद में बनेगा लैक्टेट. ठीक है, बाय ग्लाइऑक्सिलेज ग्लूटाथियोन रिक्वायरिंग एंजाइम. लैक्टेट कैन देन बी ऑक्सीडाइज टू पायरुवेट, और फिर फाइनली लैक्टेट से क्या बन जाएगा, पायरुवेट. द इंटरमीडिएट 2-amino-3-कीटोब्यूटारेट कैन ऑल्सो स्प्लिट बाय लाइएज टू ग्लाइसिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए. ये भी हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट बना था 2-amino-3-कीटोब्यूटारेट ये ब्रेक डाउन हो जाए, और अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ये ब्रेक डाउन होकर बनाएगा क्या, ग्लाइसिन बनाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा. सो दिस इज हाउ थ्रियोनिन इज कैटाबोलाइज्ड. नेक्स्ट, हाउ इज आर्जिनिन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूटामेट. ग्लूटामेट से आर्जिनिन कैसे बनता है. आर्जिनिन सिंथेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम ग्लूटामेट टू जनरेट ऑर्निथीन विच देन एंटर्स द यूरिया साइकिल. आर्जिनिन की जो सिंथेसिस है वो कैसे स्टार्ट होगी, पहले क्या बनेगा, ऑर्निथीन बनेगा, और वो ऑर्निथीन किस में पार्टिसिपेट करेगा, यूरिया साइकिल में, और यूरिया साइकिल में आर्जिनिन बनेगा. इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इट इज सिंथेसाइज्ड बाय अ मोर डायरेक्ट रूट देन इन बैक्टीरिया. ऑर्निथीन इज सिंथेसाइज्ड बाय ट्रांसएमिनेशन ऑफ ग्लूटामेट गामा सेमीएल्डिहाइड विच इज इक्विलिब्रियम विद डेल्टा 1 पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट, जिसको हम बोलते हैं प्रोलीन बायोसिंथेसिस का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम. सो अगर हम इसकी मेन कन्वर्जन की बात करें, इन द फर्स्ट स्टेप ग्लूटामेट इज एसिटाइलेटेड बाय एंजाइम ग्लूटामेट ट्रांस एसिटाइलेज टू एन एसिटाइल ग्लूटामेट. तो सबसे पहले ग्लूटामेट जो है, दिस इज ग्लूटामेट किस में चेंज हो रहा है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट में, या इसको हम बोल सकते हैं एन एसिटाइल ग्लूटामीन में. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू कैन सी अ चेंज ओवर हियर. यहाँ पे पहले अमीन ग्रुप था, अभी यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप भी आ गया, CH3CO आ गया. ठीक है, उसके बाद this is followed by activation of gamma carboxyl and reduction of the carboxyl group to N-acetyl glutamate semi-aldehyde. उसके बाद हमारे पास बनेगा N-acetyl gamma glutamyl phosphate. ठीक है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हुआ, फिर उसके बाद N-acetyl glutamate gamma semi-aldehyde. तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास ये जो है वो semi-aldehyde में चेंज हो गया. तो इसमें यहाँ पे एक्चुअली एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है. ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले क्या था, ग्लूटामेट था. ग्लूटामेट किस में चेंज हो रहा है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट में. एन एसिटाइल ग्लूटामेट किस में चेंज हो रहा है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट गामा सेमीएल्डिहाइड में. द लैटर इज ट्रांसएमिनेटेड, और फिर इसमें ट्रांसएमिनेशन होती है और हमें मिलता है एन एसिटाइल ऑर्निथीन. द रिमूवल ऑफ द ब्लॉकिंग ग्रुप्स फॉर्म्स ऑर्निथीन. ऑर्निथीन इज देन कन्वर्टेड टू आर्जिनिन. उसके बाद ये एन एसिटाइल ग्लूटामेट गामा सेमीएल्डिहाइड किस में चेंज होगा, एन एसिटाइल ऑर्निथीन में. वो चेंज होगा ऑर्निथीन में, और ऑर्निथीन फर्दर चेंज हो जाएगा आर्जिनिन में. तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें मिला था एसिटाइल ग्लूटामेट सेमीएल्डिहाइड, इसमें अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम यूज होगा, ग्लूटामेट चेंज हो जाएगा अल्फा कीटोब्यूटारेट में, और यहाँ पे अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा. तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया, जहाँ पहले एल्डिहाइड बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अमीनो ग्रुप आ गया. तो ये हमारे पास बन गया एन एसिटाइल ऑर्निथीन.
ठीक है जी। फिर ये एन एसिटाइल ऑर्निथीन में से एसिटाइल ग्रुप जो है वो हट जाएगा और ये बन जाएगा ऑर्निथीन। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, एन एसिटाइल ऑर्निथीन डी एसिटाइलेज, क्योंकि यहाँ से एसिटाइल ग्रुप हट गया तो यहाँ पे हमारे पास बना ऑर्निथीन। ये ऑर्निथीन यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा और हमारे पास बन जाएगा आर्जिनिन। सो दिस इज हाउ आर्जिनिन इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूटामेट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पॉलिएमीन्स, उनके स्ट्रक्चर ये हमने ऑलरेडी कर लिया है जून 2024 के पेपर में। तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सॉरी जून 2024 नहीं, जून 2023 के पेपर में। सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसके आगे का पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।